नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के इन्वायरमेंट इकोलॉजी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज हम जिस अभ्यारण्य की चर्चा करने वाले हैं वो बेलोड पक्षी अभ्यारण्य है। तो देखेंगे कि आखिर ये अभ्यारण्य क्यों चर्चा में है और इससे जुड़ी हुई जो भी अहम जानकारियां होंगी उन पर एक एक करके संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित जानकारी हम लेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये जो अभ्यारण्य है ये क्यों चर्चा में है। तो आप देख सकते हैं न्यूज में कि जो भी माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं वो अब धीरे धीरे इस अभ्यारण्य में क्या हो चुके हैं, आना शुरू कर चुके हैं। तो हाल ही में देखें तो उत्तर पूर्वी जो मानसून है उस मानसून के बाद बड़ी संख्या में जो माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं, जो प्रवासी पक्षी होते हैं, वो इस अभ्यारण्य में क्या हुए हैं, ये पहुंचे हैं। और इस कारण से देखें तो ये जो अभ्यारण्य है ये फिर से एक बार चर्चा में आ चुका है। और ये जो अभ्यारण्य है ये मूल तौर पे देखेंगे तो यहाँ केवल माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं उन्हीं का एक महत्वपूर्ण हैबिटेट नहीं है, बल्कि यहाँ के जो स्थानीय जो पक्षी हैं उन स्थानीय पक्षियों का भी क्या है, एक महत्वपूर्ण आवास के तौर पे जाना जाता है। और आवास ही नहीं, बहुत सारे जो स्थानीय पक्षी हैं और जो बाहर के माइग्रेटरी जो पक्षी हैं वो यहाँ पर खास तौर पे देखें तो प्रजनन के लिए भी आते हैं। तो ये देखें, ये जो पूरा जो सेंचुरी है बेलोड बर्ड सेंचुरी, ये प्रजनन स्थल के तौर पे भी क्या है, ये विश्व विख्यात है। इसके अलावा अगर इसके बारे में हम बेसिक जानकारी ले कि आखिर ये भारत में किस राज्य में अवस्थित है, तो तमिलनाडु में ये आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? बेलोड पक्षी अभ्यारण्य। यहीं पर जो ईरोड डिस्ट्रिक्ट है, ईरोड जिले में इसकी जो अवस्थिति है वो आपको देखने को मिलेगी। और सबसे खास बात क्या है कि इसके निकटवर्ती जो क्षेत्र है वो जिसका नाम है वदामुगम वेलोडे, और ईरोड शहर से ये काफी नजदीक है, लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर ही क्या आपको देखने को मिल जाएगा, बेलोड जो पक्षी अभ्यारण्य है ये आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात करें कि ये जो अभ्यारण्य है ये सितंबर से लेकर दिसंबर में, सितंबर से जो दिसंबर का पूरा महीना है जिसके बीच में देखें तो उत्तर पूर्वी जो मानसून है, उस उत्तर पूर्वी मानसून के बाद ये जो टाइम होता है कब से कब का, तो सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच वाला, यहाँ पर जो वर्षा है उसका समय होता है। उत्तर पूर्वी मानसून से क्या होती है कि यहाँ पर वर्षा होती है। और मध्य एशियाई जो फ्लाईवे है, अगर आप देखेंगे तो ये एक महत्वपूर्ण जो फ्लाईवे है उस फ्लाईवे का भी क्या है, ये हिस्सा है। किसका है? तो ये मिडिल ईस्ट जो फ्लाईवे है उस फ्लाईवे का क्या है, एक महत्वपूर्ण तौर पे कह सकते हैं कि ये क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि फ्लाईवे जोन के तौर पे भी जाना जाता है। तो एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि वैश्विक स्तर पे क्या है, जो फ्लाई जोन है उसका ये हिस्सा है। और इसी कारण से स्थानीय जो पक्षी हैं, प्रवासी जो पक्षी हैं, दोनों प्रकार के जो पक्षी हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन कार्य स्थल के रूप में काम करता है। और सबसे अहम बात इस पूरे क्षेत्र की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है कि पेरियाकुलम जो झील है उसके आसपास इसकी जो अवस्थिति है वो इसे और अहम बना देती है। इसके अलावा इससे जुड़ी हुई कुछ और जो महत्वपूर्ण बातें हैं जिन पर अगर हम बात करें तो देखिए, प्रवास काल के दौरान लोअर भवानी जो परियोजना है इस नहर से रिसाव और वर्षा जो जल है उसके मुख्य सोर्स माने गए हैं। वर्षा उत्तर पूर्वी जो मानसून है सितंबर से दिसंबर के बीच में ये एक्टिव होता है। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण परियोजना है उसमें भवानी जो परियोजना है वो सबसे अहम है। इससे क्या होता है कि इस पूरे क्षेत्र को जो जल की आपूर्ति है वो वाटर सप्लाई देखने को मिलती है। बड़े स्तर पे देखें तो दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी जो मानसून है उस पर निर्भर ये क्या है, एक महत्वपूर्ण जो आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड क्षेत्र होता है उसका भी क्या है, ये जो अभ्यारण्य है बेलोड पक्षी अभ्यारण्य एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। और इसी कारण से देखेंगे तो इसका अपना एक अंतर्राष्ट्रीय सिग्निफिकेंस है, एक महत्व है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण वेटलैंड क्षेत्र है। मध्य एशियाई जो फ्लाईवे है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो प्रवासी जो पक्षी हैं उनके दृष्टिकोण से देखें तो ये अहम हो जाता है। और यूरोप और मध्य एशियाई जो साइबेरिया है वहां से आने वाले खास तौर पे जो पक्षी हैं उन पक्षियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव या स्टॉपेज के तौर पे जाना जाता है। अगर थोड़ा सा इस क्षेत्र में हम बढ़ेंगे तो जैव विविधता के दृष्टिकोण से क्या है, ये क्षेत्र अहम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत तरह के स्थानीय और जो प्रवासी पक्षी हैं
उनका एक तो ये क्या हो जाता है, शरण स्थल हो जाता है, दूसरी बात कि उनका प्रजनन स्थल हो जाता है, और मिडिल ईस्ट फ्लाई जोन का भी एक पार्ट होने के कारण ये पूरा जो क्षेत्र है ये अलग अलग प्रजाति के जो पक्षी हैं उनका एक महत्वपूर्ण शरण स्थल है, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे जो प्रवासी पक्षी है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। उत्तरी पिनटेल है, उत्तरी सोवेलर है, गार्गेनी है, वुड सैंड पाइपर है, कॉमन सैंड पाइपर है, ग्रीन सैंड पाइपर है, ब्लाइथस वार्बल है, स्काइज वार्बल है, नीली पूंछ वाला जो मधुमक्खी खाने वाले जो पक्षी हैं वो इसमें है, चेस्टनट पूंछ वाले जो एक तरह से पक्षी हैं वो भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर इस पूरे बेलोड पक्षी अभयारण्य में कई अलग अलग जो प्रजातियां हैं उन प्रजातियों को आप वनस्पति जो प्रजातियां हैं उनको देख सकते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रजातियां यहाँ पर देखने को मिलती है उसमें कैरेटिया जो पेरेटा है, ट्रोफेसिया परप्यूरिया है, कॉमेलिना जो ट्राइकलर है, और आर्द्र भूमि क्षेत्र में देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के दृष्टिकोण से क्या है, ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि इस क्षेत्र के कारण इस पूरे क्षेत्र में देखें तो एक इको जो बैलेंस है वो आसानी से बन पाता है। और इसी कारण से कहा जाता है कि इसका अपना एक क्या है, पारिस्थितिकी महत्व है, क्योंकि इसके पारिस्थितिकी महत्व की बात करें तो महत्वपूर्ण तौर पे क्या है, एक प्रजनन और आश्रय स्थल के तौर पे जाना जाता है। वाटर प्यूरिफिकेशन के दृष्टिकोण से देखें तो यहाँ पर जो वेटलैंड क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर जल के शुद्धिकरण के दृष्टिकोण से। स्थानीय जो जल स्तर है उसके संतुलन के लिए ये पूरा क्षेत्र इस विशिष्ट क्षेत्र के तौर पे देखें तो महत्वपूर्ण हो जाता है। कृषि और मत्स्य पालन को सपोर्ट देने के दृष्टिकोण से देखें तो ये जो क्षेत्र है ये अहम हो जाता है। जलवायु परिवर्तन के जो तेजी से बढ़ते हुए दुनिया में प्रभाव देखने को मिल रहे हैं और उससे भारत कहीं ना कहीं अछूता नहीं है, तो इस तरह के क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग या जो कार्बन एमिशन है, इस तरह के जो भी प्रभाव हैं उन प्रभावों को कहीं ना कहीं काउंटर करने में वेलोड जो पक्षी अभयारण्य है इसकी अहम भूमिका है। लेकिन इन सब महत्व के अलावा देखें तो इस अभयारण्य के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। जैसे अतिक्रमण की बात करें तो मानवों के द्वारा इस क्षेत्र का बड़े स्तर पे क्या किया जा रहा है, वो अतिक्रमण किया जा रहा है। तो मानव जो अतिक्रमण है वो इस पक्षी अभयारण्य के सामने एक मेजर जो प्रॉब्लम है वो इस समय बना हुआ है, और इससे न केवल इस अभयारण्य का जो एरिया है वो संकुचित हो रहा है, बल्कि यहाँ पर स्थानीय जो पक्षी प्रजातियां हैं, माइग्रेटरी जो पक्षी प्रजातियां हैं, उनका जो एक तरह से नेचुरल जो हैबिटेट है वो भी क्या हो रहा है, उसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, यानी उनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। और इसका निगेटिव इम्पैक्ट इस तरह से हो सकता है कि जो विश्व से आने वाले जो माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं, जो कि एक मिडिल ईस्ट फ्लाई जोन का ये पार्ट है, उसके ऊपर एक निगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रवासी जो पक्षी हैं उनके आने की जो संख्या है वो कम हो सकती है। मिडिल ईस्ट फ्लाई जोन के रूप में देखें तो ये हो सकता है कि आने वाले समय में ये रूट बदल जाए, जैसे कि कई सारे अभयारण्य या इस तरह के जो भी जल क्षेत्र हैं, वेटलैंड क्षेत्र हैं, उनके ऊपर इस तरह के प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात करें तो नहरों से जो जल प्रवाह है वो नियमित तौर पे न होना एक गंभीर समस्या है, क्योंकि सबसे अहम बात इस क्षेत्र में देखने को मिला है कि कैनाल के द्वारा ही क्या है कि महत्वपूर्ण तौर पे इस पूरे क्षेत्र को जलापूर्ति हो पाती है। और जब नहरों से नियमित तौर पे सतत स्तर पे जल की सप्लाई इस क्षेत्र में नहीं होती है तो फिर क्या होता है कि इस बेलोड पक्षी अभयारण्य के सामने जल संकट जैसी जो समस्या है वो देखने को मिलती है। और जब जल संकट की स्थिति होगी तो इस कारण से यहाँ पर जो एक जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उस बायोडाइवर्सिटी के सामने भी एक संकट उत्पन्न हो जाता है। और जलवायु परिवर्तन से क्या है कि लगातार आप देखेंगे कि जो क्लाइमेट पैटर्न है, जो एक मौसम जलवायु का जो एक प्रतिरूप होता है, उसमें भी बदलाव देखने को मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच का जो समय होता है वो एक मानसूनी वर्षा वाला समय होता है, तो इसमें भी क्या है कि एक तरह से जो बदलाव देखने को मिल रहा है। इस कारण से भी क्या है कि माइग्रेटरी जो पक्षी हैं उनके आने का क्रम, या फिर कह सकते हैं कि एक नेचुरल हैबिटेट के रूप में जो बेलोड पक्षी अभयारण्य इस तमिलनाडु में अवस्थित है, उसके ऊपर भी निगेटिव जो इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ जो जल की आपूर्ति इस मानसूनी वर्षा से होती है वो भी क्या हो रहा है, वो प्रभावित कर रहा है। तो इस क्षेत्र को जो भी जल आपूर्ति
इससे होती है, उसके कारण भी एक तरह से उसमें अनियमितता आने के कारण एक निगेटिव जो इम्पैक्ट है वो इस अभयारण्य के ऊपर देखने को मिल रहा है। और इसी कारण से क्या है कि बेलोड पक्षी अभयारण्य के लिए लगातार इसके संरक्षण के लिए, इसके बचाव के लिए अलग अलग जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। जैसे देखें तो रामसर साइट्स के रूप में होने के बावजूद भी देखें तो यहाँ पर बहुत सारी अंतर्निहित समस्याएं हैं, जिनके कारण रामसर जो एक कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संधि है, इसके दिशा जो भी निर्देश हैं उनके अनुसार इसका जो मैनेजमेंट है वो एक तरह से संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। बर्ड्स जो सेंसस है उसके तहत यहाँ पर पक्षियों की गणना को भी प्राथमिकता दी जा रही है कि आखिर अभी जो स्थिति है, पहले जो स्थिति है, क्या उसमें कोई पैटर्न में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, या जो मिडिल ईस्ट फ्लाई जोन का हिस्सा होने के कारण जो एक तरह से आने वाले जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं क्या उनकी संख्या में कमी आई है या फिर बढ़ोतरी हुई है या फिर कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। तो इस तरह के जो भी डेटा है उनका एनालिसिस भी किया जा रहा है। जो भी लोकल कम्युनिटी है उनकी भागीदारी खास तौर पे लाए जाने के पीछे प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में जैसे हमने बोला कि मानव अतिक्रमण जो तेजी से हो रहा है एक गंभीर समस्या है। तो इसमें जो मानव या फिर जो स्थानीय समुदाय है उनके द्वारा बेहतर तरीके से जो सपोर्ट हो सकता है, सहयोग हो सकता है, उसकी जो प्राथमिकता है या इनकी जो भागीदारी है उसको खास तौर पे प्रायोरिटी दी जा रही है। जल प्रबंधन की जो बात की जा रही है कि बार बार इस अभयारण्य के सामने जो जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है उसके समाधान के लिए जो वैकल्पिक सोर्स हो सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि पहले अभी यहाँ पर सिर्फ नहर और मानसूनी वर्षा ही क्या है कि इस पूरे अभयारण्य के लिए जल का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। तो इसके लिए क्या वैकल्पिक और सोर्स हो सकते हैं कि सालों भर यानी वर्ष भर यहाँ पर नियमित तौर पे जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए भी लगातार जो सरकार है वो क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये जो बेलोड पक्षी अभयारण्य है ये न केवल माइग्रेटरी जो पक्षी हैं उनका एक महत्वपूर्ण प्रवास है, बल्कि ये मध्य पूर्व जो एशियाई जो फ्लाई जोन है उसका एक अहम हिस्सा है, बल्कि इसके साथ ही दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण एक आर्द्र भूमि आधारित पारिस्थितिकी तंत्र का भी एक महत्वपूर्ण सजीव उदाहरण है, जिसे अब संरक्षित करने की आवश्यकता है, इसे बचाने की आवश्यकता है। इसके सामने जो भी जटिलताएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो चिंताएं हैं, उन पर जो स्थानीय समुदाय हैं, जो देश के अलग अलग जो इसके लिए बनाई गई संस्थाएं हैं, सरकार है या वैश्विक जो प्रयास है उसकी ज़रूरत अब महसूस की जा रही है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि बेलोड जो पक्षी अभयारण्य है ये क्यों चर्चा में है और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, बेलोड जो पक्षी अभयारण्य है ये किस नदी जल संरचना के आसपास विकसित हुआ है? भवानी नदी, पेरियाकुलम झील, कावेरी नदी या उयनार नदी? तो इसमें आपको सही जो उत्तर है उस उत्तर का क्या करना है, चुनाव करना है और उसे कमेंट के माध्यम से हम तक प्रेषित करना है। एक और प्रश्न इस पर देख लेते हैं, बेलोड जो पक्षी अभयारण्य है इसके संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है ये तमिलनाडु के ईरोड जिले में स्थित है, ये मध्य एशियाई फ्लाईवे का हिस्सा है, ये पूरी तरह से दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उस पर निर्भर है। सही कथन का चुनाव यहाँ पर पूछा जा रहा है, कूट दिए गए हैं। ए विकल्प है केवल 1 और 2, बी विकल्प है केवल 2 और 3 कथन, सी विकल्प है केवल 1 और 3 कथन और डी है उपरोक्त सभी, यानी 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। तो इस विकल्प में भी आपको सही जो विकल्प है कूट के आधार पर चुनना है और कमेंट के माध्यम से या आपको हमें इसे प्रेषित करना है। तो आज के एपिसोड में हमने इस अभयारण्य के बारे में बेसिक जो जानकारी है उस पर चर्चा की। अगले एपिसोड में एक और अभयारण्य के बारे में जानकारी लेकर आपसे रूबरू होंगे। तो आज इतना ही, इजाज़त दीजिए। थैंक यू।